कभी कभी एक फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रहती बल्कि बहस बन जाती है। फिल्म सुतलज भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। आखिर इसमें क्या है जो इसका इतना ज्यादा जिक्र हो रहा है? हकीकत क्या है, एतराजात क्या है? दोनों कभी वापस नहीं आए। यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया। For safety reasons, I'm writing under an anonymous name. Please call me Dilbar Singh, as I still have family living in Indian Punjab. I'm 84 years old. My grandson is helping me send this letter because my family and I escaped the mobs only with the kindness of a Muslim neighbor. I survived with my wife and children, but my two brothers and my uncle never came home. We searched hospitals, police stations and relief camps, hoping against hope that someone had seen them. Eventually, hope gave way to grief. बॉम्बिंग्स हुई, आर्म ग्रुप्स की हुई, फिर जो अकाल तख्त है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट होली, मोस्ट रिलीजियसली, जिसके ऊपर सिख जो हैं वो जान देते हैं। सो इवन इन दिस अटैक अकाल तख्त जो है उसको भी एक्सटेंसिव डैमेज। उसका पहला रिएक्शन क्या आया कि 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, शी वाज मर्डर्ड बाय हर सिख बॉडी। 3,000 से 10,000 सिख्स वर स्लॉटर्ड विद देयर फैमिलीज, उनके बिजनेसेस को आग लगा दी, उनके घरों को जला दिया गया। आप ये सोचें ना कि आप घर में बैठे और आप सिख हैं और आपके बच्चे हैं और एकदम 500 हिंदू आ जाए और आपके सामने आपकी बीवी को मार दे, बच्चों को मार दे, और वो इसलिए सिर्फ आपको जला दे कि जी आप जो है ना आप सिख हैं। इट्स नॉट अ वॉर। बात की कीमत चुका रहा पंजाब। आप एज ए ह्यूमन बीइंग सोचो, आपको पुलिस मार भी रही है, फौज मार भी रही है और आपको जला भी रहे हैं, और आपके घर वाले जो जिंदा है, माँ बाप बूढ़े। एक्चुअली जसवंत सिंह वाज अ बैंक मैनेजर। इसने खुद अपनी टीम के साथ 25,000 के करीब डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करवाया। इतनी ज्यादा किलिंग थी। आप सोचें कि 25,000 बंदा, ये तो एक एस्टिमेट है ना, उससे 50,000 हो, उससे 2 लाख हो, who knows? ये ना सिर्फ क्रिमेट करते थे बल्कि दरिया के अंदर फेंक देते थे। ये भी सुतलज नाम जो है ना, ये भी इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। He was offered many times आप असाइलम ले, लेकिन he said no। मेरी जंग पंजाब में, तो मैं इधर ले लूं तो मेरे पीछे लोग क्या कहेंगे कि मैं डर गया। 6 सितंबर 95 को he was abducted outside his home in अमृतसर। ये थर्ड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है इन इंडिया। इतना इजी था इससे आप उनको कर दो, खत्म कर दो। जो इस मूवी में रियलिटी दिखाई गई है वो दुनिया के सामने आए, और इसी डर की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। सिखों के साथ इन्होंने क्या किया, मुसलमानों के साथ क्या किया। इंडियन रिसर्चर जो है इंडिपेंडेंट, वो ये कहते हैं कि 70,000 बंदा मुसलमान, 70,000 मुसलमान, 1 लाख से ज्यादा मुसलमान ये मार चुके हैं इंडियन फोर्सेस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू A to Z फाइल्स। दिस इज सना जावेद, मेरे साथ आमिर जुल्फ़िकार खान। नाज़रीन, कभी कभी एक फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रहती बल्कि बहस बन जाती है। फिल्म सुतलज भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। आखिर इसमें क्या है जो इसका इतना ज़्यादा जिक्र हो रहा है? हकीकत क्या है, एतराज़ात क्या है? हम आज के पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर साहब, आज भी हमने एक ईमेल बल्कि एक लेटर की बेस पे ये टॉपिक चूज किया है। ठीक है। सुतलज, हैव यू सीन द मूवी? जी, आई डिड आफ्टर दिस रिसीविंग दिस लेटर। और बहुत स्ट्रांगली बैन हुई है जी, इंडिया में 2 दिन के बाद रिलीज की उन्होंने रिसेंट, आई थिंक 20-25 इयर्स दिस इज द फर्स्ट मूवी जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया। इस पे बात करेंगे अभी। और ये जो ईमेल है, इट स्टैंड्स आउट। लेटर में खले भेजा उन्होंने। इट इज अ लेटर, सॉरी, क्योंकि वो हैं 84 इयर्स के। अच्छा। ही इज एन ओल्ड मैन, तो उनके लिए टेक्नोलॉजी वगैरह एलियन है, तो उन्होंने इस वजह से ये भेजा है। वेरी टचिंग। आई विल रीड इट आउट टू यू प्लीज। उन्होंने लिखा है, डियर मिस्टर आमिर जुल्फ़िकार खान एंड रिस्पेक्टेड सना जावेद, प्लीज फॉरगिव मी फॉर राइटिंग अ लेटर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एन ईमेल। आई एम 84 years old and computers have never been my strength. My grandson is helping me send this letter because there are some memories that become heavier when they remain unspoken. For safety reasons, I am writing under an anonymous name. Please call me Dilbar Singh, as I still have family living in Indian Punjab. Security reasons. I was living in Delhi in November. Security reasons की वजह से नाम भी नाम नहीं बता रहे उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा presume I am Dilbar Singh. अच्छा। Because he has family in India, still living अभी there. तक डर खौफ है डर उनको। खौफ उनको इतना ज़्यादा है। अच्छा, I was living in Delhi in November 1984. My family and I escaped the mobs only with the kindness of a Muslim neighbor who risked his own life to hide us until the mob had passed. I survived with my wife and children, but my two brothers and my uncle never came home. We searched hospitals, police stations, and relief camps, hoping
against hope that someone had seen them. Eventually, hope gave way to grief. I left India in 1985. Years later, after settling in Canada, I attended a gathering where Jaswant Singh Kalra spoke about the disappearance in Punjab and the unidentified criminations he was trying to document. I still remember the calm determination in his voice. He was not a man speaking out of hatred. He was a man asking difficult questions because he believed every human life deserved dignity. I never imagined that one day he himself would disappear. A few days ago, I watched your podcast on Indus Water Treaty. It was the first time I had listened to you. What impressed me the most was that I agreed with every point you made, but the way you made them. Your discussion was balanced, mature, and respectful. You spoke with conviction, but without hatred, and with reason rather than anger. Listening to you reminded me of the quiet dignity with which Jaswant Singh had addressed us all those years ago. That is why I gathered the courage to write this letter. As I watched the film Sutlej, I found myself weeping. Seeing Jaswant Singh portrayed on screen brought me back to the day I had heard him speak in Canada. The scenes of frightened Sikh families running for their lives, mothers desperately searching for their missing sons, fathers waiting for children who never returned, and one man risking everything in his search for the truth were almost too painful to watch. Whether every scene reflects history exactly is for historians to debate, but the fear, the grief, the helplessness, and the silence felt painfully real to someone who lived through those और years. फिर अभी तक है कि अभी भी अपना असली नाम नाम नहीं नहीं वो लेकर बता पा आए. रहे. 85 में ही went, so this means 41 years के बाद 41 भी is afraid. He's still scared of कितना them. For his family, who's for still his living in family, India. yeah. When the film ended, I remained seated for a long time. I was no longer watching a film. I was once again in Delhi in 1984, searching for my two brothers and my uncle, hoping that somehow they would walk through the door. Some wounds never heal. Time merely teaches us how to carry them. Today, my grandchildren proudly call Canada their home. I pray they never experience the hatred that forced their grandfather to leave his own country. I have only one request. Please discuss the film Sutlej in your podcast, but with fairness and compassion. Please do not speak only as an analyst, but also for the families who never had the chance to tell their own stories. Thank you for reading the thoughts of an old Sikh who has carried these memories in silence for more than 4 decades. May you always be blessed with wisdom, fairness, and compassion. Yours sincerely, Dilbar Singh. And this is so true, Amir Saab. When I watched the movie, मैं भी 10 मिनट वहीं पे बैठी रही थी. It's like very, very deep and scary. एक तो सरदार साहब सर रिकाल, थैंक यू वेरी मच फॉर रीचिंग आउट टू अस. और हम ज़्यादा तो उर्दू में ही बोलेंगे, ज़ाहिर है अपनी हमारी नेशनल लैंग्वेज है. देखें, जो सुतलज मूवी है, ये जब आपने बताया कि इसका लेटर आया तो वी बोथ डिसाइडेड कि विल वॉच. Yes. और जो बिल्कुल आपने सही कहा कि जितना वायलेंस इंडियन स्टेट की तरफ से सिखों पे किया गया, वो डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल हिस्टोरियन माई सेल्फ, मुझे भी नहीं था पता. अच्छा. और जो इस मूवी की स्ट्रेंथ है, दैट इज़ इन द फर्स्ट स्लाइड, जो कि उसमें उन्होंने जो ऊपर सबसे पहली लाइन लिखी है, वो ये लिखा है कि दिस इज़ एक्चुअली द डिपिक्शन ऑफ रियल इवेंट्स. सो दिस इज़ नॉट फिक्शन, दिस इज़ नॉट नथिंग. उसमें ज़ाहिर अडेप्टेशन उन्होंने ज़रूर की, लेकिन ये रियल इवेंट्स को उन्होंने पिक्चराइज किया. और शायद इसी वजह से ये मूवी बैन हुई. इतना डर गए वो लोग. इतनी इंडियन They were गवर्नमेंट trying to control history as well. जी, now. बिकॉज जो ज्यादती हुई सिखों के साथ, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस लेवल पर वो एक मूवी बनाई गई. बनाई. आपके शायद इल्म में हो कि इसका जो पहला नाम था वो पंजाब 95 था. अच्छा. उसके बाद फिर जब ये इंडियन सेंसर बोर्ड ने इनको मेरे ख्याल 127 दफ़ा चेंजेस करने का कहा, और फाइनली उन्होंने नाम सुतलज किया. बट उसके बावजूद 2 दिन के बाद जो फिर डायरेक्टर ban साहब किया. थे उन्होंने एग्री नहीं किया, और ये फिर सोशल मीडिया पे लीक हुई, फेसबुक पर आया, यूट्यूब पर आई, और बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन बहुत सारी इंडिया के विदिन ये बैन है. सुतलज का जो मेन अंडरस्टैंडिंग के लिए असल में इट इज़ नॉट अबाउट द मिलिटेंसी इन इंडियन पंजाब इन 1980s. ये सना स्टार्ट होता है जब रंजीत सिंह के दौर से. अच्छा. अब रंजीत सिंह कौन था? ही वॉज बॉर्न इन गुजरांवाला. उसके वालिद का नाम महा सिंह था,
एंड 1780 में ही वॉज बॉर्न। और 1799 में चूँकि मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद जो 1707 में फौत हुए, फिर इंग्लिश जहाँ प्लेसी की जंग हुई 1757 में, सिराजुद्दौला उसमें हारे। सो ब्रिटिश एम्पायर वाज द राइजिंग पावर अभी तक, लेकिन पंजाब उनके काबू में नहीं था। पंजाब में 12 मेलसीज उनको कहते थे, मतलब 12 प्रोटेक्टरेट थे मुख्तलिफ सिख ट्राइब्स के। लेकिन रंजीत सिंह वाज द फर्स्ट मैन जिसने 1799 में लाहौर फतह किया और 1801 में ही वाज टाइटल द महाराजा ऑफ पंजाब। अच्छा, सुतलेज का क्यों इम्पोर्टेंस है कि 1809 में जो ट्रीटी हुई है ब्रिटिश के साथ, उसके अंदर सुतलेज वाज डिफाइंड एज द बाउंड्री बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड द सिख एम्पायर। इसलिए मेरा ख्याल है, मुझे इसका I researched but I couldn't find कि why did they name exactly, but it makes sense. जी, it makes sense कि पंजाब 95 नहीं था तो उन्होंने सुतलेज चेंज किया, तो सुतलेज became the boundary between the Sikh Empire and the British Empire। और ये 1839 में इसकी डेथ हुई है रंजीत सिंह की, और फिर पहली सिख वॉर हुई, फिर सेकेंड सिख वॉर हुई, और 1849 में फाइनली अंग्रेज़ ने इसको अनेक्स कर लिया अपने साथ। So this is from where the Sikh identity came in, क्योंकि this was the first and the last time कि सिखों की अपनी एक हुकूमत बनी। उससे पहले बिकॉज उनके पास नंबर इतना नहीं था, मुसलमान और हिंदू बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में थे। सो रंजीत सिंह इज़ द फर्स्ट मैन, फर्स्ट सिख जिसने सिखों को एक एम्पायर की सूरत। देन वी फास्ट फॉरवर्ड टू 1919। सिख फोलोर के अंदर आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह जो अगला बड़ा नाम है भगत सिंह का। भगत सिंह 1911 में पैदा हुआ, 1907 या 1911 में, और 1919 में जब जलियांवाला बाग का वाक़या हुआ है, जनरल डायर ने जब बेगुनाह लोगों को मारा, उस पर उसका बहुत असर हुआ। और वही वॉज अ यंग किड, लेकिन वो एक होता ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप, और हिस्ट्री बताती है कि ही इवन विजिटेड जलियांवाला बाग। फिर उसका जो एक हीरो था लाला लाजपत राय, ही वॉज नोन एज द लायन ऑफ पंजाब, उसको कहते थे पंजाब के सूरी। और वहाँ से 1928 के अंदर जब साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, ये ज़रूरी है हिस्ट्री जानना, बिकॉज अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आपको सुतलेज की समझ नहीं आएगी कि इसका क्या बैकग्राउंड है। सो 1928 में जब ये साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में प्रोटेस्टिंग, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय डाइड। उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ भगत सिंह। 13 अक्टूबर 1928 को अगेंस्ट साइमन कमीशन जो था लाला लाजपत राय, ही डाइड। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और दूसरों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस जॉन पी सॉन्डर्स को कत्ल कर दिया लाहौर के अंदर। और वो समझे थे कि ये सुपरिटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट है जो जलियांवाला बाग में था, और जिसने ये लाठीचार्ज किया था लाला लाजपत राय वाला। सो इंस्टेड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो स्कॉट की जगह उन्होंने पी सॉन्डर्स को मार दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि सॉन्डर्स के बाद इन्होंने 8 अप्रैल, फिर ये दौड़ गए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने और एक मुतकशेवर दत्त था, उसने लो इंटेंसिटी बॉम्ब फेंके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली में, और उसके बाद अपनी अरेस्ट उन्होंने पुलिस को दे दी। ठीक है, 1928 में। ये है 8 अप्रैल 1929 को। 1928 में उन्होंने वो एएसपी जो था, एसएस सुपरिटेंडेंट, उसको मारा एज टू अवेंज लाला लाजपत राय's डेथ। और फिर 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने, कोई जख्मी नहीं हुआ, इन्होंने बम मारे जस्ट टू क्रिएट अ रकस एंड टू क्रिएट अ डिबेट। उस पर वो अरेस्ट हो गए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने मारा और अरेस्ट हो गए। फिर 15 जून 1929 से 5 अक्टूबर 1929 तक 116 दिन की इन्होंने हंगर स्ट्राइक की। अच्छा, इन जेल 116 दिन की हंगर स्ट्राइक की। दिस बॉय वाज अबाउट 21 इयर्स ओल्ड। 7 अक्टूबर को एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना जिन्होंने भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव थापड़ को डेथ सेंटेंस दे दी। और फाइनली 23 मार्च 1931 को इनको हैंग कर दिया गया लाहौर सेंट्रल जेल। सो बात यह है कि ये फिर सेकंड एक सिख जो ऑल तो सिखों का जंग आज़ादी में आज भी इसको याद इंडिया में वो आज भी इसको मार्टिर्स डे बनाते हैं इन ऑनर ऑफ
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। सो व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस इज कि वहाँ से सिख कॉन्शियसनेस में ये सारा कुछ चलता रहा। फिर आ गया 1947। जिस तरह मुसलमानों को शौक लगा, उससे बड़ा शौक सिखों को लगा कि जो उनका सूबा था पंजाब, जिसके वो अपने आप को मालिक समझते थे, वो रेड क्लिफ साहब ने आके एक पेपर के ऊपर यूं लाइन ड्रॉ की और ईस्ट पंजाब इंडिया में चला गया, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में आ गया। और जो ज़्यादा इनसे ज़्यादती हुई कि इनके जो हमारे साथ तो ये हो ना, हमारे एडवर्क्स उधर चले गए, इनके साथ ये हुआ कि जो इनके मेन रिलीजियस साइट्स थी, जिसमें ननकाना साहब, पंजा साहब, करतारपुर साहब और डेरा साहब, वो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में आ गए। सो उनका जो रिलीजियस सारा था वो इधर आ गया। उनके पास सिर्फ बच गया गोल्डन टेम्पल। हिंदुओं ने जिस तरह वो आरएसएस का 1923 में सावरकर का जो आया कॉन्सेप्ट कि हिंदू इंडिया इज़ फॉर हिंदूज ओनली, उसका इफेक्ट इन पे आना शुरू हुआ। 70s के अंदर आस्ता आस्ता सिखों को जब दबाया गया तो सिखों के अंदर एक रिवोल्ट शुरू हो गया। और इनिशियली तो उन्होंने खालिस्तान नहीं मांगा, अच्छा, लेकिन स्लोली एंड स्लोली ये बात विस्परिंग शुरू हो गई कि आई थिंक वी हैव टू गो फॉर अ सेपरेट लैंड एंड वी हैव टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। मिलिटेंसी बढ़ती गई, किलिंग्स हुई, बॉम्बिंग्स हुई, आर्म ग्रुप्स की हुई, काउंटर इंसर्जेंसी इंडियन स्टेट ने बड़ा सख्ती से किया। ये इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनका दौर था। एक जो बड़ा मेन इवेंट हुआ वो अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन थी 1973 में। अच्छा, ये 16 से 17 अक्टूबर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद ये रेजोल्यूशन पेश की गई और उसमें बेसिकली उन्होंने ये मांगा कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी टाइमली डिमांड थी कि खालिस्तान की जो स्ट्रगल थी, अगर उसको काउंटर करने का अगर ये इंडियन उस वक्त गवर्नमेंट मान जाती या इनसे गुफ्तगू शरीक करती तो चीज़ें बेहतर हो जाती। बहरहाल वो नहीं हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने प्रोटेक्शन रिलीजियस राइट्स मांगे, खालिस्तान नहीं मांगा उन्होंने, यानी टिल अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन 1973 खालिस्तान डिड नॉट एक्सप्लिसिटली दे डिड नॉट डिमांड, बट विस्परिंग चल रही थी। सो फिर क्या हुआ, जरनैल सिंह भिंद्रवाले, एंड नाउ आई नो दिस हिस्ट्री बिकॉज आई वाज अ यंग बॉय, ही कम्स ऑन द सीन। और इसको जनरल भिंद्रवाले कहते थे, जो सिख साहब। ये दमदमी टकसाल 1977 में हेड बन गया, 47 में ही वाज बॉर्न। इसने पहले तो प्रीचिंग शुरू की, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक्शन शुरू किया और इसको जिस तरह वो इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टेपल है कि जी ये सेडिशन करना चाहता है और ये वो। 81 से 84 हालात बहुत ख़राब हुए। अच्छा, और हालात इतने ख़राब हुए कि जो भिंद्रवाला और उसके फॉलोअर्स थे, वो गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स अमृतसर में जो है, जो उनके लिए सबसे होली प्लेस है सिखिज्म के अंदर, वहाँ पे जाके उन्होंने पना ले ली। अच्छा, वो लड़ती रही, लड़ाई चलती रही, कभी इधर बम ब्लास्ट, कभी इंडियन स्टेट ये कर रही है। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, और ये 1 से 8 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च्ड। और इसके अंदर 5 और 6 जून की सुबह ये अटैक किया गया। यानी आप सोचें कि उनके जो सबसे रिलीजियस साइट है उनका, सिखों का, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया इंडियन आर्मी ने। भिंद्रवाले वाज किल्ड अलॉन्ग विद लॉट ऑफ पीपल, और आर्मी ने सारा वो उनका जो कंट्रोल है वो संभाल लिया। अब जो अकाल, एक तो गोल्डन टेम्पल इटसेल्फ वायलेट हुआ, फिर जो अकाल तख्त है, ये सबसे 5 तख्त हैं सिखिज्म के अंदर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट होली, मोस्ट रिलीजियसली, जिसके ऊपर सिख जो हैं वो जान देते हैं। सो इवन इन दिस अटैक अकाल तख्त जो है उसको भी एक्सटेंसिव डैमेज हुआ। सो दिस क्रिएटेड लॉट ऑफ एंगर, हेट्रेड अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, हेट्रेड अगेंस्ट द इंडियन आर्मी। 6 वर्ड हर्ट तब ऑब्वियसली उनके एक तो मतलब रिलीजियस जगह पे ना, आप सोचें इस तरह ही है कि रोम में जाके वेटिकन पे कोई अटैक कर दे फौज, तो क्या क्रिश्चियंस क्या सोचेंगे। सो एग्जैक्टली यही हुआ इसके अंदर। बहुत ज़्यादा सिखों के अंदर प्रॉब्लम हुआ। उसका पहला रिएक्शन क्या आया कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, शी वॉज मर्डर्ड बाय हर सिख बॉडीगार्ड्स। अच्छा, 2 बॉडीगार्ड थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मर्डर कर दिया टू अवेंज व्हाट हैड हैपेंड इनटू देयर मोस्ट होलीएस्ट प्लेस। सो उसकी वजह से फिर राइटिंग शुरू हुई
और राइटिंग सना जो इंडियन हिस्ट्री है, ऑल 2002 का गुजरात रॉयट जिसमें हज़ारों मुसलमानों को कत्ल किया गया, वो अपनी जगह, लेकिन उससे पहले जो ये राइटिंग हुई है नवंबर 1984 में, जिसमें अपना दिलबर सिंह साहब ने उसको मेंशन भी किया है, दिस जो डेथ एस्टिमेट है वो तकरीबन 3,000 से 10,000 सिखों का है। बिकॉज अरे पूरा 100% करेक्ट नहीं हो सकता, इंडियन गवर्नमेंट कुछ कहती है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है वो 3,000 से 10,000 सिख्स वर स्लॉटर्ड विद देयर फैमिलीज, उनके बिजनेसेस को आग लगा दी, उनके घरों को जला दिया गया। तो आमिर साहब, इट्स बीइंग लाइक ये थर्ड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है इन इंडिया, इतना इजी था ऐसे आप उनको कर दो, खत्म बस जब देखे ना, यही तो सुतलेज बता रही है मूवी। इसी पे तो अभी बात करेंगे ना कि इंडियन स्टेट ने जो हाई हैंडेडनेस की है, और जिस तरह, और हम वी मस्ट पे आवर रिगार्ड टू दिस जेंटलमैन जिन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया, और 95 6 सितंबर को वही उठाया गया, जसवंत सिंह ही उठाया गया, और उसकी आज तक डेड बॉडी नहीं मिली, ऑल्दो ही वाज मर्डर्ड, और वो सारा। खैर, इसके बाद जब ये इंदिरा गांधी का हुआ, आपको मैं अर्ज करता हूँ 84 में इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे 71 में पाकिस्तान के साथ शरारत की और ईस्ट पाकिस्तान बना, और उसके अलावा वो राइट फ्रॉम 71 टिल 84 कुछ ना कुछ सियाचिन हो गया, फलां हो गया, हमें उससे सुकून से नहीं बैठने दिया। जनरल ज़ियाउल हक जो हमारे प्रेसिडेंट थे, ही वेंट एंड अटेंडेड द फ्यूनरल। लुक एट द ग्रेस ऑफ पाकिस्तान, कि द प्रेसिडेंट फ्लू फ्रॉम इस्लामाबाद, वेंट टू दिल्ली, ही मेट राजीव गांधी जो उनके बेटे भी थे और सक्सेसर प्राइम मिनिस्टर भी थे, और वहाँ पे जाके 2 या 3 दिन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पेड हिज रिस्पेक्ट्स टू द मर्डर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो दिस इज ग्रेस एक्चुअली। 1984 के जो सना रॉयट्स हुई है ना, एक्चुअली आई थिंक दैट इंजर्ड द सिख कॉन्शियसनेस वेरी डीपली। क्योंकि देखें, एक है ना कि नेचुरल डिजास्टर में आप फौत हो जाए, वो अर्थक्वेक आ गया, फ्लडिंग आ गई, तो एक आपको सिर्फ इसलिए जला दिया जाए या मार दिया जाए, आपकी प्रॉपर्टी को तबाह कर दिया जाए, आपके बच्चों को मार दिया जाए आपके सामने कि आप सिख हैं, और वो सिख जो हज़ारों साल से यहाँ पे रह रहे हैं, और ये तो नहीं थे कि मरीख से आए थे, इंडियन थे, कोई उसमें हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई सिख बन गया, और सिखों का बहुत बड़ा रोल था इंडियन आर्मी के अंदर। एंड फ्रॉम 84 द इंडियन स्टेट स्टार्टेड रिप्रेशन, जो कि सुतलेज मूवी के अंदर फिर वो सारी मतलब जख्म वहाँ से लगा था, जख्म वहाँ से लगा, और फिर ये जो मूवी बनी आपके सामने है, तो ये एक्चुअली बैकग्राउंड है सुतलेज मूवी का, जो कि हमारे रिस्पेक्टेड व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और दिलबर सिंह साहब को मेरे ख्याल है हर बात याद होगी, बिकॉज इतना वो रिलेट कर पाए, इनको रिलेट कर। लेकिन ये कोई एग्जेजरेशन हो गया, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ होगा 25,000 लोग, और वो इसलिए क्योंकि जो मूवी का इटसेल्फ टाइटल है, जो पहली स्लाइड है, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने ये कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और पूरी रिसर्च करके मूवी बनी। मतलब आपको लगता है ड्रामेटाइज नहीं किया? नहीं, ड्रामेटाइज कुछ तो जाहिर है फिल्म जो है, लेकिन जो हमारे इसमें इन्होंने शो किए हैं, जो फिगर्स हैं वो जेन्युइन है। सो इट इज़ नॉट, बिकॉज वो खुद कहते हैं ना कि इट्स बेस्ड ऑन फैक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इसलिए तो इंडिया ने बैन किया ना। देखो ना सना, अगर इसमें झूठ होता तो इंडिया क्यों बैन करता? अब उन्होंने एक वो फुलिश सी मूवी बनाई है धुरंधर, अब बंदा हंस हंस के बंदा हैरान हो जाता है कि देखो ना कितनी फनी है, हाँ कि ये क्या फजूल लोग और अजीब और गरीब उनकी, मतलब मुझे तो बाकी समझ नहीं आई। फिर एक उसके बाद धुरंधर 2 बना दी, हमने उनके साथ जो किया, भाई उसमें तुम धुरंधर बना रहे हो। सो ये एक्चुअली बैन ही इसलिए हुई बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू रियलिटी। और उन्होंने अपना वो सेकुलर फेस दुनिया को दिखाया, सेकुलर फेस के जी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जी इंडिया, और हम बड़े सेकुलर हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये करता है। आमिर साहब, सिर्फ सिख नहीं, क्रिश्चियंस भी, मुस्लिम अभी बात करेंगे इस पे, जो इन्होंने आगे हमारे मुसलमानों के साथ किया है, जो कश्मीर में हुआ है, इट्स ह्यूज। बहरहाल अभी इस मूवी पे बात करते हैं। अच्छा, ये जो हुआ ना, इन्होंने एंटी सिख रॉयट्स हुई, इसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियंस का भी इनके नाम आया। आप ये सोचें ना कि आप घर में बैठे और आप सिख हैं और आपके बच्चे हैं, और एकदम 500 हिंदू आ जाए और आपके सामने आपकी बीवी को मार दे, बच्चों को मार दे, और आप दिल्ली बैठे। ये वाकया हो रहा है अमृतसर में, जो गोल्डन टेम्पल वाला है। तो आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, और एकदम 500,000 हिंदू आ जाए और वो इसलिए सिर्फ आपको जला दे कि जी आप जो है ना आप सिख हैं। मतलब ये क्या बात हुई?
अच्छा, और फिर बोलने क्या? नहीं दे रहे ना वो, इसी वजह से मूवी भी बैन और सारा। एग्जैक्टली फिर क्या इंडिया ने क्या किया ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, उन्होंने केपीएस गिल नामी एक पुलिस ऑफिसर को डीजी लगाया। वहाँ पे डीजी कहते हैं, आईजी नहीं कहते। अच्छा। और उसने फिर 1980s में और 90s में जो कुछ हुआ वो सुतलेज मूवी का एक्चुअली प्लॉट, और जो उन्होंने सिखों के साथ ज्यादती की वो एक्चुअली इस मूवी में इस दिखाई मूवी गई। में बताई। तो इस बात की आप कह रहे हैं कि जो भगत सिंह का और सारा, इसमें कोई एग्जेजुरेशन नहीं है ना movie ना में। ना, एग्जैजरेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आमिर साहब जो दिखाया है कि कई पुलिस ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व थे, आपको लगता है ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ दो तीन मैं उसकी भी अभी हम आगे अच्छा। जवाब देते हैं। मुझे आप एक जवाब दें, आपने मूवी देखी, आपको शौक लगा शदीद क्योंकि ज़ाहिर आपने रियलाइज़ किया कि एक सिर्फ इसलिए ज्यादती कर दी जाए कि आप एक मिनॉरिटी हो, एक और मेक्स यू आपका क्वेश्चन सो मेनी थिंग्स। और फिर आपका सेकुलर सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी आप अपनी शाइनिंग इंडिया कहें, और वहाँ पे जाके पार्ट थे एक टाइम पे। स्टेट जो है वो रिप्रेस करे। और स्टेट मारे, ये नहीं कि कोई सिखों और हिंदुओं की लोकल लड़ाई है, बल्कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हुआ सिखों के खिलाफ। तो आपके ख्याल में सबसे बड़ी नेमत क्या है? फिर तो ऐसे तो लगता है कि वैसे आई बिलीव सेहत, लेकिन आज़ादी भी, क्योंकि आई कैन नॉट इमेजिन बीइंग देयर वन ऑफ देम। क्योंकि वो कौन सा, मुस्लिम्स तो मेरे ख्याल में सफ़र इससे भी ज़्यादा ही कर रहे हैं वहाँ पे डेली उसमें। तो मुझे लगता है कि आज़ादी फिर, और जिस तरह में सब हम ट्रैवल भी करते हैं, इवन अगर मैं इंडिया की बात नहीं भी करूँ, द फीलिंग ऑफ बीइंग फर्स्ट क्लास सिटीजन, आई थिंक इट इज़ बिग, काउंट्स फॉर समथिंग। सो वी शुड सैल्यूट कायद-ए-आज़म, वी शुड, and all his team, वी शुड। कि वो उन्होंने उस वक्त 1940 में दिया मुस्लिम जो लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई, और 47 में वी गॉट दिस। देखिए, आज़ादी से बड़ी ना नेमत, सेहत आपने सही कहा, और भी नेमतें, लेकिन आज़ादी मेरे ख्याल में रैंक्स एट द टॉप। क्योंकि अगर आप आज़ाद नहीं है ना, और वो आपको याद है ना वो जो एक क्लिप था जिसके अंदर वो 25 के करीब लाशें जल रही हैं, और वो जब वो जसवंत सिंह कहता है, अभी इस पर भी बात करते हैं मूवी पे, जसवंत सिंह उसको कहता है जो चिताकार है कि वो कहता है जी 400 किलो वुड मिलती है और हमें बड़ा टाइट किस्म का है। तो वो पूछता है कि कितनी आपको वुड मिली? तो सिर्फ तन तरान में जो एक उनका ज़िला है जिसमें इन्होंने, आगे मैं बताता हूँ, उसके अंदर ही वो कहता है तकरीबन 6000 डेड बॉडीज मतलब अनोनिमस, लावारिस। और वो कह रहा था कभी कभी 3 हम लाशें एक साथ जलाते हैं, कोई वुड नहीं। याद है आपको? आप सोचें ना जरा, एज अ ह्यूमन बीइंग, छोड़ दें आप रिलीजन, आप एज अ ह्यूमन बीइंग सोचें कि आपको पुलिस मार भी रही है, फौज मार भी रही है, और आपको जला भी रहे हैं, और आपके घर वाले जो जिंदा है, माँ बाप बूढ़े। सुतलेज का ये भी, चूंकि हमने इस पे बात करनी है, एक्चुअली जसवंत सिंह जो ये इंडियन, ही वॉज अ बैंक मैनेजर, और इसने जो स्टार्ट हुआ 1952 में अमृतसर में पैदा हुआ। 1952 कोऑपरेटिव बैंक था, उसका मूवी के अंदर भी दिखाया गया, वो मैनेजर था। तो 84 का ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, और जो सिखों के साथ फिर आगे हुआ, उसका बहुत ज़्यादा इस पर असर हुआ। इसका एक जो कुलीग था वो मिसिंग हुआ बैंक से। मूवी में दिखाया गया है कि वो एक माँ और उसके बेटे को ढूंढ रहा है। वो शायद ड्रामेटाइज है बिकॉज उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं। अच्छा। लेकिन ये जब कुलीग के लिए ढूंढना इसने शुरू किया तो उसको समझ ना आए। सो फिर वन थिंग लेड टू दी अदर। फिर जिस तरह वहाँ पे लोकल पुलिस ने आके इसके खिलाफ एक्शन शुरू किया, और ये अगर आपको याद है कि वो ये 10 दफ़ा पुलिस स्टेशन गया FIR कटवाने के लिए, और आपको याद है कितनी बदतमीजी से वहाँ की जो पुलिस है वो इससे बोलती है। फिर ये जनरल सेक्रेटरी बन गया ह्यूमन राइट्स विंग ऑफ द शिरोमणि अकाली दल, वहाँ से इसको एक्चुअली ये बना। इसने खुद अपनी टीम के साथ 25,000 के करीब डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करवाया, क्योंकि वो जो क्रिमेशन साइट्स थी वहाँ पे पूरी डिटेल होती थी, और उसमें जो पुलिस वाले इनकाउंटर करते थे वहाँ पे उनका नाम, उनका रैंक वो लिखा जाता था, उन जो मरने वाला है उसका नाम, उसकी वल्दियत, गांव कौन सा है। वहाँ से इसने बड़ी एफर्ट करके तो ये सारा डेटा इसने इकट्ठा शुरू किया। अब जब डेटा इकट्ठा शुरू हुआ तो जाहिर है वहाँ पे इतनी ज़्यादा किलिंग थी। आप सोचें कि 25,000 बंदा, ये तो एक एस्टीमेट है ना, उससे 50,000 हो, उससे 2 लाख हो, हू नोज़।
और फिर ये ना सिर्फ क्रिमेट करते थे बल्कि दरिया के अंदर फेंक देते थे। हाँ। ये भी सतलज नाम जो है ना, हाँ, हाँ। ये भी इस वजह से भी अच्छा, इम्पोर्टेंट हाँ, है हाँ, the कि river। वहाँ से वो तैरती तैरती डेड बॉडीज पंजाब क्रॉस करके तो आगे चले जाती थी। सो जब पूरी स्टेट ही इस काम में लग जाए, सो दिस मैन स्टार्टेड इट। फिर इसको जो एक रिस्पेक्ट मिली कि 1995 में ही वॉज इन्वाइटेड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, और ये 1995 में जिसका वो हवाला दिलबर सिंह भी अपने लेटर में दे रहे हैं कि उन्होंने इसको सुना था। वहाँ पे जाके जो मूवी में दिखाया गया है कि इसने पूरा एक रिकॉर्ड बेस्ड, डेटा बेस्ड, इसने जाके प्रूव किया कि ये इंडियन स्टेट कर रही है और हमें आपकी हेल्प चाहिए। और एक बड़ा मूविंग सीन है, उसमें दिखाते हैं कि एक औरत जो वहाँ पे मेन उनकी शायद MP है जो भी, वो इसको ऑफर करती है कि आप असाइलम ले लें, तो ही सेड कि नो, दिस इज 95 और 6 दिसंबर 95 को ही वाज ऑफर्ड मेनी टाइम्स, लेकिन ही सेड नो, मेरी जंग पंजाब में, तो मैं इधर ले लूँ तो मेरे पीछे लोग क्या कहेंगे कि मैं डर गया हूँ। सो ही एड्रेसेस देम एज अ वेरी सक्सेसफुल टूर। और उसमें दिलबर सिंह जिस तरह और भी बहुत सारे सिखों ने सुना, अखबारों की बहुत ज़्यादा कवरेज हुई, इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर किया, एमनेस्टी ने उसका नोटिस ले लिया और लोगों ने ले लिया। बल्कि उसके अंदर आपको याद है कि उसने एमनेस्टी ने एक लेटर लिखा इंडियन स्टेट को कि आप इसको सिक्योरिटी दें, तो जसवंत सिंह सेड नो, मैंने कोई या तो सारे सिखों को दें, मैं देखे ना कितनी बड़ी बात है, ब्रेव, मतलब वाकई ब्रेव। सो वो हुआ। उसके बाद ये जो है 6 दिसंबर 95 को वाज अबडक्टेड आउटसाइड हिज होम इन अमृतसर। जब इतना ज़्यादा उसको एक्सपोजर मिल गया था तो आई थॉट कि अब नहीं करेगी, दे वुड नॉट बी लाइक स्टूपिड। नहीं, वो इसलिए उन्होंने किया बिकॉज द हीट वाज कमिंग टू द पुलिस एट दैट टाइम। और इसके अंदर जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे सामीन के लिए कि जो दिलजीत दोसांझ है, बहुत बड़े एक्टर है, उसने ₹1 लिया इस मूवी का। अच्छा। हाँ जी, ये जो अकॉर्डिंग टू हनी तरहान जो इसका डायरेक्टर है, अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि इसका नॉर्मल रेट दिलजीत का है, को 8 से 10 करोड़ इंडियन रुपीज़ ही लेता है फॉर अ मूवी। उसने इस मूवी के लिए एक रुपया लिया, सिंबॉलिक, क्योंकि वो ये कहता था कि मैं ये जो जसवंत सिंह खराल है इसकी मैं मूवी में जस्ट एज एन ऑनर मैं एक्टिंग करूँगा। सो ये उसका बहुत बड़ा, आई थिंक इट शुड ऐड हेयर। अच्छा, इसके अंदर जो बड़ी अच्छी एक्टिंग, वैसे अगर हम एक्टिंग वाइज देखें तो इट वाज अ वेरी, हाँ, दिलजीत दोसांझ का मेरा ख्याल है इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग्स। और पुलिस जी, मैं बताता हूँ, जसवंत सिंह खलरा जो है उसका इसने रोल किया। उसके बाद अर्जुन रामपाल, अगेन अ फेमस इंडियन एक्टर, वो CBI ऑफिसर बना और उसने AP सिंह को पोर्ट्रे किया। AP सिंह वाज द एक्चुअल CBI ऑफिसर जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेट किया और सजा हुई। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। फिर जगजीत संधू एक्टर है, उसने कुलजीत सिंह वो बंदा है जिसमें एंड पे नहीं, जिसकी वो एविडेंस आती है कि ये इस तरह आया, ये लेके फिर वो बताता है कि वो गिल भी आया और सद्दू भी आया और वहाँ पे डिसाइड हुआ, फिर उसको मार के बॉडी जो है हमने दरिया में फेंक दी। ये एक्चुअली जो जगजीत संधू है, ये कुलजीत सिंह का इसने रोल अदा किया और कुलजीत सिंह की एक्चुअली विटनेसेस के ऊपर ये सजा हुई। फिर सुविंदर विकी, आई मस्ट से, ये SSP सुरजीत सिंह सगा बना और बड़ी अच्छी इसकी वैसे एक्टिंग थी, गुस्से के अलावा कि वो जो कुछ कर रहा है एज एन एक्टर, बहरहाल एज अ करेक्टर बड़ा अच्छा उसने रोल किया। SSP तरन तरान था जहाँ पे जसवंत सिंह रहता था। फिर गीतिका विद्या ओलन, इसने बना, ये बीबी परमीत कौर खलरा बनी, बीवी बनी इसकी, ये जो है जसवंत खलरा। और फिर जो आखिरी था वो गिल था, उसको उन्होंने DG बिट्टा कहा और वो मेन, और बाकी इसके अलावा बहुत सारे एक्टर्स थे। अच्छा, और ये भी कहा उन्होंने आखिर में कि जो DGP थे उनके बारे में कभी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। वो भी बताते हैं कि वो कितना ये इंटरेस्टिंग जब हुआ, बस उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली। हाँ, एक्सटेंशन नहीं मिली। अब ओरिजिनल टाइटल इसका पंजाब 95 था। जब इन्होंने प्रेशर डाला इंडियन सेंसर बोर्ड ने, तो उसमें जो हनी तरहान है जो डायरेक्टर है इसका, उसने इसका नाम सतलज रख दिया, लेकिन उसने कहा कि इससे आगे मैं एग्री नहीं करूँगा। थोड़ी बहुत ज़्यादा चेंज की होगी। प्रोड्यूसर जो है इसका रॉनी स्क्रूवाला एंड अभिषेक चौबाई था और दिलजीत दोसांझ का, जैसा मैंने बताया, ये तकरीबन 38 से 40 करोड़ रुपए की इंडियन रुपीज़ में बनी। अच्छा। तकरीबन इसका अभी तक वो बजट रिलीज नहीं हुआ, बट जो एक्सपेक्टेड है। और जैसा मैंने कहा कि दिलजीत ने ₹1 फीस ली। अच्छा, इसके बाद बीवी कहती है कि बड़ा ख़तरा है
आपको याद है वो जो उसने डायलॉग बोला था, उसने कहा कि खतरा तो फिर होता ही है, किसी ने तो करना है। वहाँ से ट्रांसफॉर्म्ड और अच्छी भली जॉब छोड़ के वो इस काम के अंदर पड़ गया। कराम साहब बड़े डेयरिंग दिखाए हैं पुलिस वाले भी कि जब ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, बड़ा केस हाईलाइटेड है और वो विटनेसेस को मार है। नहीं, वो इंडियन स्टेट फिर यही तो करती है ना जी, यही तो चक्कर है। कहीं से बैक और जो इसमें बड़ा एक लोगों के लिए तवज्जो तलब मामला है वो ये है कि जो इसमें ये था, आपको याद है वो सीन जिसमें वो ये जो एसएसपी सग्गा है, ये डीजीपी बेटा को फोन करता है और वो फिर आस को हाथ उठा लेता है, देन ही कमिट सुसाइड। फिर क्या फ़ायदा हुआ? एंड पे ही कमिट सुसाइड इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन, और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। ऑल्दो देयर आर रूमर्स के वो कहीं दौड़ गया ये वो, बहरहाल जो उनके रिकॉर्ड, इंडियन रिकॉर्ड के मुताबिक ही कमिट सुसाइड। क्या फ़ायदा हुआ? ये जो है कुलजीत सिंह, ये लोअर कोर्ट में सज़ा हो गई, बिफोर ही कुड अपीयर इन हाई कोर्ट इसको इन्होंने मार दिया पुलिस ने, इन पुलिस कस्टडी। ये हालात है, और ये कहते हैं जी शाइनिंग इंडिया और डेमोक्रेसी और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। अच्छा, फिर ये जो गिल था, ये खैर अपना नेचुरल डेथ मरा 2018 में शायद, लेकिन इसके ऊपर जो सबसे बड़ी एलिगेशन ये थी कि इसने ना सिर्फ ये कालड़ा वाले केस में बल्कि जितने हज़ारों लोग एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हुई उसके अंदर, जाहिर है इसके बगैर कैसे हो सकता था, लेकिन उस पर चूंकि वो डीजी था तो उस पर किसी ने हाथ नहीं डाला। मारते क्यों थे? मारते इसलिए थे बिकॉज इन्होंने नंबर पूरे करने होते थे ना। आपको याद है वो सीन, वो कहता है एएसआई से कि तुम्हारी शादी कब होनी है, वो जीप में जो जब इंस्पेक्टर, तो वो कहता है कि जी वो मुझे लड़की कहती है तो इंस्पेक्टर नहीं होता, वो गन निकालता है वो डीएसपी और वो 3 बंदे मार देता है वो जीप के अंदर, आपको याद है, और कहता है ये तो अपने नाम पे कर ले तू इंस्पेक्टर, और वो इंस्पेक्टर हो जाता है। ये बीइंग इन पुलिस आप इसको कर सकते हैं रिलेट, लेकिन बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे तो इतनी सख्ती है, कोर्ट्स हैं, मीडिया है, गवर्नमेंट है, मतलब कौन सी गवर्नमेंट इजाज़त दे सकती है पुलिस को? यहाँ ये ज़रूर है कि अगर पुलिस पे कोई अटैक आए तो अंडर द लॉ वी आर एंटाइटल्ड टू रिस्पॉन्ड फॉर एन आई टू एन आई, बट हम ये तो नहीं कर सकते बंदे पकड़ के मारने लग जाए, ये तो कभी भी नहीं हुआ। सो इशू ये है कि ये बड़ा ज़रूरी हाईलाइट करना कि जो इस मूवी में रियलिटी दिखाई गई है वो दुनिया के सामने आए, और इसी डर की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन किया, इसी डर की वजह से। अच्छा, फिर एक और जो बड़ी आई वुड से तवज्जो तलब मामला है वो ये है कि यहाँ पे इसने हाँ एक चीज़ और, सीबीआई ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ ज़िला तरन तारण में, सीबीआई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने 3000 इलीगल क्रिमेशंस को आइडेंटिफाई खुद किया। वो 6000 कहता था जसवंत सिंह खरा, 3000 तो इन्होंने खुद देखा, और ये खालड़ा, और ये जो है इन्होंने 3000 खुद किया। सो अगर पूरे पंजाब को लिया जाए तो 25000 का नंबर तो मेरे ख्याल एक्सीड हो जाएगा। सो खालड़ा 25000 कहता था, उसका 50000 बंदा मर गया, बिकॉज यार जो बेचारे गरीब लोग, उनके जब बेटे जवान चले जाएं तो किधर ढूंढते फिरेंगे? पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, FIR नहीं कर रहे, फिर वो लाशें जला दी हैं या दरिया में फेंक दी हैं। एक होता है ना कि आप किसी ज़मीन में खोद दें, आप एक्सकेवेट कर लें, चलो सुकून आ जाए। इधर तो पता ही नहीं ना गए किधर, यंग लड़के, पूरी जनरेशन सिखों की वो ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर क्या, और एक मैंने जो अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर आया कि उस पूरे टाइम में सिर्फ 10 जुडिशल एग्जीक्यूशन हुई हैं, जो आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस, हाई सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद सिर्फ 10 जो कि एज पर लॉ हुई, सिर्फ 10, और इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल में 25,000 या उससे ज़्यादा लोग मार दिए, क्योंकि दे कुड नॉट अफोर्ड। अगर जुडिशल प्रोसेस में जाते तो बहुत सारे लोग बेगुनाह थे ना, बहुत सारी दुनिया बेगुनाह थे। ये करते क्या था, किसी से सेटल करना होता था स्कोर, उसको कहते थे, वो याद है आपको, घर में जाके वो जो खाना खाता है, वो कितनी बदतमीज औरत होती है, उसके सामने 2 बंदे मार देते कि ये टेररिस्ट है, यानी कि लाइव मार देता। और वो आई एम श्योर जिस तरह उन्होंने कहा कि ये फैक्चुअल होगा, और एंड क्या हुआ उसका, सगा साहब का, कि वो सुसाइड हुआ, मतलब क्या मौत मिली उसको। सो ये इसके अंदर, और आज तक उनको याद किया जाता है इस तरह से जी। और फिर ये 7 पुलिस वाले कन्विक्ट हुए, और इन्होंने, सेशन कोर्ट ने इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, हाई कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, और सुप्रीम कोर्ट ने वो अपहोल्ड किया। और बल्कि हाई कोर्ट ने, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, कि वो शायद इनका जो, तब तक मेन विटनेस वाज डेड जी, लेकिन वो एविडेंस आ गई ना, सीबीआई की अपनी इन्वेस्टिगेशन थी।
सो एबडक्शन और मर्डर कॉन्स्पिरेसी पे 5 या 6 अफसरों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, विच वॉज अपहेल्ड बाय द हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ इंडिया. सो ये एंड फिर ये होता है, जब आप गलत काम करते हैं फिर एंड ये होता है आपके साथ. सो ये इसके साथ हुआ जी. अब जो सवाल है कि इंडिया ने क्यों सतलज को बैन किया. देखें, इंडिया अपने आप को ना बड़ा पोर्ट्रे करता है कि हम बड़े लिबरल सेकुलर. आप उनकी मूवीज़ देखें ना तो लगता है कि जैसे इनसे ज़्यादा सेकुलर, लिबरल और प्यार करने वाले और हौसले वाले, और बिल्कुल हम जी रिलीजियस जो है माइनॉरिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं. अभी तो हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं मुसलमानों के जो हालात हैं. सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो आई थी 2006 में, वो जब मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा आप परेशान हो जाएंगे, और फिर आप कायदे आज़म को याद करेंगे और फिर शुक्रिया अदा करेंगे कि चलो हमें एक ऐसा लीडर मिला जिसने हमें एक सेपरेट मुल्क दिया. सो इन्होंने क्या किया कि 127 कट का इन्होंने कहा सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने. तो जो डायरेक्टर था हनी तेहरान, उसने कहा नहीं, नाम मैं चेंज कर दूंगा. उसने फिर ये जो Z5 के ऊपर जुलाई 2026 में अपलोड हुई, 48 घंटे में इट वाज रिमूव्ड, और फिर ये लीक हुई यूट्यूब पे और बाकी सोशल. और मुझे लगता है हम सब ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई. ज्यादा जिसने नहीं भी देखना था उसने भी देखा. गिव क्रेडिट टू द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, वेरी वेल मेड, कि उन्होंने बहुत रिसर्च करके फिर डॉक्यूमेंटेशन ये सारी बनाई है. ये कोई कहानी नहीं है, ये एक्चुअली हुआ है. और उसमें जो सीन्स दिखाए गए हैं, जिस तरह आप कह रही हैं, बड़ा असर होता है कि मतलब कई 20 लाशें पड़ी हैं, दिल दहला देने वाले, और घरों में कत्ल कर रहे हैं, जिसको चाहे उठाई जा रहे हैं, औरतों को उठाई जा रहे हैं, राइटिंग में बंदे मारे जा रहे हैं. सो इन्होंने ये इन्होंने कहा कि जी नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर की वजह से हम ये बैन कर देंगे. सो ये है आपकी जी डेमोक्रेसी, और हिस्ट्री को भी कंट्रोल करना है. हम करते हैं उसको, काउंटर आर्गुमेंट को बड़ा हम सपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पे ये हुआ, और उसके बाद फिर ये ज़ाहिर है अभी लीगल चैलेंजेस चलेंगे. अब आई डोंट नो आगे ये इजाज़त देते हैं या नहीं देते, लेकिन दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड. सो ये है जी सतलज की जो कहानी है, लेकिन कहानी अभी इधर ख़त्म नहीं हुई. अच्छा आमिर साहब, मैं जब ये रिसर्च कर रही थी तो मैंने इंडियन यूट्यूब चैनल्स भी देखे. देशभक्त उनमें से एक बहुत फेमस है, उसके अलावा भी काफ़ी फेमस चैनल्स, उन्होंने भी ये कवर किया है. अच्छा. मूवी जी, और उन्होंने भी ज्यादती के बारे में बड़ा, तभी वो मानते हैं कि ज्यादती हुई. और बिकॉज वो इसलिए ना, क्योंकि जो जैसा मैंने पहले भी कहा कि चूँकि पहला टाइटल ही उसके ऊपर ये है कि दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रिसर्च, तो इसलिए कोई भी जो सेन आदमी है वो इस चीज़ को ज़ाहिर मद्देनज़र रखेगा ना. अगर वो ये होता कि दिस इज़ अ फिक्शनल वर्क, तो उसकी ना इतनी वैल्यू बननी थी, ना इसको बैन होना था. चूँकि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ है, कोर्ट रिकॉर्ड्स के साथ है, प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ मौजूद है, तब जाके इन्होंने इतना बड़ा ये स्टेप लिया ना, जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, कि उन्होंने मूवी बनाई. तो आई एम श्योर कि कहीं पे भी, क्योंकि देखें ना, बहैसियत इंसान के, एक तो रिलीजन आइडेंटिटी ना, बहैसियत इंसान के जब भी ज्यादती होगी, और स्पेशली जब स्टेट ज्यादती करेगी, तो कोई भी शूर आदमी उस पर ज़रूर बोलेगा. एंड जिस तरह आप कह रही हैं, आपने ये जब सुना होगा तो उन्होंने भी यही बातें की होंगी जो हमने की हैं, कि ये 25,000 सिख मार दिया और सारा कुछ. तो मतलब इंडिया के अंदर भी आवाज़ें उठ रही. बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने डर की वजह से बैन किया है. और अभी जो पीछे ये स्टूडेंट वाला सारा हुआ है, तो और डर गए होंगे कि ये ना हो कि बात कोई और ही फैल जाए. सो बहरहाल कहानी अभी इधर ख़त्म नहीं हुई वैसे. अच्छा, अभी और कहानी है इसके अंदर, एक और नया ट्विस्ट. ये तो है ना सतलज की बात, 95 में जसवंत सिंह खलरा जो है वो पहले किडनैप हुआ और फिर कत्ल कर दिया उसको. अभी लेटेस्ट जो हुआ है 18 जून 2023 को हुआ. अच्छा. कनाडा के अंदर. अच्छा. और उसमें जो हरदीप सिंह निज्जर था, उसको उन्होंने गुरुद्वारा जो सरे में था ब्रिटिश कोलंबिया के, वहाँ पे रॉ ने उसको मर्डर किया. और ये इतना बड़ा एक केस है कि सितंबर 2023 में नो लेस देन द कनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उससे जस्टिन ट्रूडो था, उसने कहा कि कनेडियन इंटेलिजेंस हैज़ क्रेडिबल एलिगेशंस लिंकिंग एजेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू निज्जर्स किलिंग. निज्जर जो है वो खालिस्तान मूवमेंट का एक मेन आदमी था. और उसके बाद कनाडा ने उनके डिप्लोमेट्स को मुल्क बदर कर दिया. और यहाँ तक कहा कि इनमें बहुत सारे जो हैं वो इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है. फिर उन्होंने 4 इंडियन नेशनल्स को इस कॉन्स्पिरेसी विद मर्डर के साथ और मर्डर के साथ लिंक किया. और अभी जो 2026 है, इसके अंदर यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने भी एक गैंगस्टर है लॉरेंस बिशोनाई, उसको भी इन्होंने इंडाइट किया है
कि ये इंडियन गवर्नमेंट और रॉ के साथ मर्डर के अंदर शामिल है। अब ये सोचें तो ये कि भी कि ongoing अभी भी ये चीज़ लगे है। हुए सिखों के खिलाफ। अच्छा, फिर यहाँ पे नहीं रुका, देन गुरपतवंत सिंह पन्नू प्लॉट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। वो भी पूरी स्टडी है कि वो कैसे एक एजेंट को इन्होंने अप्रोच किया कि समझते हुए कि ये हायर्ड गन है। और 1900 ये भी 2023 में निखिल गुप्ता जो है, ही इज़ एन इंडियन नेशनल, उसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने चार्ज किया अटेम्प्ट टू मर्डर का। वो बच गया क्योंकि इंफॉर्मेशन लीक हो गई, तो पन्नू बच गया, लेकिन वो मर्डर फॉर हायर प्लॉट न्यूयॉर्क में इट वाज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। और फिर उन्होंने यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर है जिसका नाम है विकास यादव, विकास यादव, उसका नाम भी इन्होंने यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने कहा। अच्छा, इट इज़ नॉट कि वो कोई ऐसी लोकल कोई वो है, यूएस ऑफिशियली लिंक किया कि ये जो बंदा है इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये इन्वॉल्व था गुरपतवंत सिंह पन्नू के प्लॉट के अंदर, ठीक है जी। और इसके बाद फिर अभी इंक्वायरी चल रही है और इंडिया एज यूजुअल के जी हमें तो पता ही नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, और इसको कहते हैं ट्रांसनेशनल टेररिज्म, कि आपके जो आप समझते हैं आपके मुल्क के जो दुश्मन हैं, आप उनको जाके दूसरे मुल्कों में कत्ल करें। सो कनाडा ने डायरेक्ट एक्यूज़ किया, उन्होंने उनका सारा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ था उसको निकाला। अमेरिका ने डायरेक्ट किया और क्रिमिनल चार्जेस लेके आए इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर के खिलाफ। सो दिस इज व्हाट रॉ और इज ह्यूमन डूइंग। राइट्स की भी है रिपोर्ट्स, Obviously, 2017 में, 19 में, कि दे फेल टू गिव देम राइट्स माइनॉरिटीज। और फिर क्या हुआ, एक अभी हम ऑल्दो इस पे हमने करना है एक डिटेल प्रोग्राम कि जो मुसलमानों की हालत है इंडिया के अंदर, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, और जस्ट टच ब्रीफली एंड देन हम इजाज़त लेंगे। ये 2005 में मनमोहन सिंह जो था प्राइम मिनिस्टर, उसने बनाई थी। ये जैसे सच्चर था, ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो उसने जब ये रिपोर्ट दी तो उसने ये कहा कि जी 2.5% ऑफ एंटायर, यानी मुसलमान तकरीबन 14 से 15%, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, 14 से 15% है, ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन 20 करोड़ के करीब होंगे। उन्होंने ये, उसने अपनी ये रिपोर्ट में ये कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने सिर्फ 2.5% जो मुसलमान हैं, बल्कि मैं पढ़ता हूँ ये जस्टिस रजिंदर सच्चर था, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, उसने ये 403 सफ़े की रिपोर्ट बड़ी मेहनत की और नवंबर 2006 में इन पार्लियामेंट को दी। उसमें उन्होंने कश्मीर को टच नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों की जो सिचुएशन थी वो टच ओवरऑल बात की। उसमें उसने कहा कि 2001 के सेंसस के मुताबिक तकरीबन 14% इंडियन पॉपुलेशन है। उनका जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, पुलिस, पब्लिक सेक्टर, तकरीबन 2% है, यानी कि 14% उनकी पॉपुलेशन है और सिर्फ 2% रिप्रेजेंटेशन। फिर उसने कहा कि इनका जो लिटरेसी रेट है वो दलित से भी कम है। अच्छा, यानी आप सोचें कि ये इंडिया के अंदर ये जो हिंदू महासभा है इसने कितनी ज्यादती की मुसलमानों से, कि उनके जो लिटरेसी रेट है इट इज़ लेस देन दलित। आप दलित समझते हैं ना, चार जो उनके कास्ट सिस्टम जो है। फिर उसने कहा कि बैंक क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस भी कम से कम है, यानी आउट ऑफ ऑल इनका सबसे लोअर है, क्योंकि वो बेचारे उनके पास तो है ही कुछ नहीं, तो उन्होंने बैंक क्रेडिट कहाँ लेना है। फिर उन्होंने कहा कि, और ये मैं पढ़ देता हूँ, द कमेटी कंक्लूडेड that on several socio-economic indicators, Indian Muslims were among the country's most disadvantaged communities. Most disadvantaged. और ये उनका जज कह रहा है, ये कोई बाहर का बंदा पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ये उनका अपनी जो कमेटी है बनाई, कुछ भी नहीं हुआ उसका। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने रिसर्च की कि इंडिया में आज तक कोई आर्मी चीफ मुसलमान नहीं बना, 14%, और मुसलमान काफ़ी सारे हैं इंडियन आर्मी के अंदर। नेवल स्टाफ कोई नहीं बना, सिर्फ एक मुसलमान एयर चीफ बना, इदरीस हसन लतीफ़, 78 से 81 तक। आप सोचें ज़रा कि ये इनके अलावा कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुसलमान नहीं बनाया। इतनी नफरत है मुसलमान, और जब जान देने की बारी आती है तो आगे कर देते हैं। और ये अच्छा, फिर क्या हुआ जी, उन्होंने कहा कि जो इवन रेलवे जैसा महकमा, उसके अंदर भी 4% रिप्रेजेंटेशन है। बड़ी डिटेल रिपोर्ट है, अगर आप इसको पढ़ें तो वो वहाँ पे। फिर लास्टली जो कश्मीर में ये मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, आपको पता है कि जो वहाँ पे कश्मीर जो आर्टिकल 370 भी था जी, वो तो उन्होंने कर लिया ना। जो अभी मैं आपको पढ़ के ये सुनाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद मानती है कि 88 से लेके 2018 तक
उसने तकरीबन 40,000 मुसलमान मारे। इंडियन गवर्नमेंट ये कहती। इंडियन रिसर्चर जो है इंडिपेंडेंट, वो ये कहते हैं कि 70,000 बंदा मारा मुसलमान। 70,000 मुसलमान कश्मीर। अब सोचें ज़रा। और कश्मीर मीडिया सर्विस जो एक बहुत मेन उनका सारा कलेक्शन ऑफ डेटा है, वो ये कहते हैं कि ये 1 लाख से ऊपर मुसलमान मार चुके हैं इंडिया। 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान ये मार चुके हैं इंडियन फोर्सेस जो। तो सिखों का हाल देखें, सिखों के साथ इन्होंने क्या किया, मुसलमानों के साथ क्या किया। और यहाँ पे भी स्टोरी एडर नहीं होती। फिर मैंने क्रिश्चियंस का निकाला कि क्रिश्चियंस के साथ क्या हालात है। क्रिश्चियंस के ये हालात हैं कि अच्छा, आपको ये पता है कि क्रिश्चियनिटी जो है ये 2000 साल पहले आई है इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2000 साल पहले आई। और ट्रेडिशन जो है वो ये कहता है कि जो सेंट थॉमस द अपोस्टल था वो AD 52 AD के अंदर ही लैंडेड एट मालाबार कोस्ट। ये एज पर ट्रेडिशन। सो ओल्डेस्ट ट्रेडिशन हो गया। आज तकरीबन 3% के करीब जो क्रिश्चियंस हैं दे फॉर्म द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने बड़ा हेल्थ केयर एजुकेशन सब में किया। उनके बड़े मशहूर मेडिकल कॉलेज, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, सेंट जेवियर कॉलेज है। अच्छा, उन्होंने एक आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, क्रिश्चियन का एक बना, जनरल सुनीत फ्रांसिस रोड्रिग। ये बना 1990 से, मुसलमान ही बनाया उन्होंने। एडमिरल ऑस्कर स्टैनली डॉसन को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया 84 से 87। ठीक है जी। अब क्या हालात हैं कि जो एवेंजिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया है वो ये कहती है कि 2025 में 747 इंसिडेंट हुए अगेंस्ट क्रिश्चियंस इन इंडिया, जिसमें उनका चर्च बर्निंग है, वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस है, यानी क्रिश्चियंस को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। फिर यूनाइटेड क्रिश्चियन जो फोरम है वो 834 कहता है, वो इनसे भी ज़्यादा एक फिगर देता है। और यहाँ पे भी फिर बात नहीं रुकती। फिर ये जो आपके अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी रिपोर्ट आप पढ़ें। अच्छा। तो उसके अंदर भी यही है कि दे हैव सेड कि जी जो इंडिया है इसको बड़ा वॉच करें, बिकॉज ये अगेंस्ट क्रिश्चियंस इनका बहुत ज़्यादा ये एक्शन ले रहे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सुतलेज जो है वो तो एक छोटी सी एक साइड दिखाई है उन्होंने, और बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए उसके डायरेक्टर और बड़े दे आर ब्रेव पीपल कि जिन्होंने इंडियन जो उनकी जो सही ट्रू पिक्चर है इंडिया की वो दुनिया के सामने रखी। 25,000 सिखों का डॉक्यूमेंट किया गया जसवंत सिंह खालड़ा की तरफ से। 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान इन्होंने कश्मीर में मार दिए। अब ये क्रिश्चियंस के पीछे लगे हुए हैं। बाबरी मस्जिद तो 1992 अयोध्या में है ना। सिर्फ मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। अगर आप आजकल मुसलमानों के हालात देखें तो अनबिलीवेबल है कि काऊ स्लॉटरिंग के ऊपर उनको मारी जा रहे हैं। हर रोज़ बलवे होते हैं। 2002 का जो उसको कहते ही गुजरात मैसेकर है। 2002 में जो मुस्लिम किलिंग हुई है उसको कहते ही गुजरात मैसेकर है। ठीक है ना। सो इन्होंने किसी मिनॉरिटी को जो है ना वो सुकून से नहीं रहने दिया। एंड दे हैव यूज्ड द पावर ऑफ इंडियन स्टेट अगेंस्ट ऑल। देखिए ना, पावर के साथ अकाउंटेबिलिटी है, पावर के साथ चेक है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, चेक भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तो फिर तो इट्स अ बॉम्ब। और यही हमारी जो सुतलेज मूवी में ये बारहा दिखाया गया। और कई सीन्स तो ऐसे हैं सना जो दे विल स्टे विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली जब वो उनकी बॉडी जल रही होती हैं, फिर जिस तरह वो आके ड्राइंग में आमिर साहब, इनका प्लान तो कोई खंड भारत का है। जी, तो ये देख रहे हैं 1923 से शुरू हुआ ना सावरकर के हिसाब से। उसमें भी आरएसएस की आइडियोलॉजी भी बात करें, उस तरह का गवर्नमेंट ये पूरे उसमें लाना जी, क्योंकि मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखे और पूरी रिसर्च करके लिखे कि भाई वो आरएसएस की क्या आइडियोलॉजी है। और वो ये समझते हैं कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं के लिए, एक्चुअली इंडिया सिर्फ हिंदुओं के लिए और किसी के लिए नहीं। सो दिस इज़ वेरी सैड रिफ्लेक्शन। और मेरा ख्याल है कि अपने आप को इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म का एक ब्रांड बनाने के बजाय एक्चुअल हालात ही है। सो आई होप कि दिलबर सिंह साहब के साथ हमने इंसाफ किया होगा। एंड वी हैव ट्राइड रादर वी हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स, ओनली फैक्ट्स एंड फिगर्स। हमने कोई इसको सेंसेशनलाइज नहीं किया। हमने तो वो बात की जो हमें पता लगी, रिसर्च की। हमने खुद मूवी देखी 3 घंटे बैठ के और बड़े ही हैवी हार्ट के साथ देखी। एज अ ह्यूमन बीइंग यू फील सैड, इंसानियत सोचता है ये क्या हो रहा है, और सिर्फ आप एक रिलीजन की वजह से लोगों के साथ ये करें। So this is what it is. Thank you so much. Allah Hafiz Amir. So I hope Dilbar Singh ji, we have done justice to your letter.
और एज़ मुस्लिम्स नहीं, इंसानियत के तौर पर हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। मोर स्ट्रेंथ टू यू। और नाजरीन के लिए भी आई होप ये इंफॉर्मेशनल रहा होगा और अपनी आज़ादी की कदर आपको आई होगी। अपने ओपिनियंस और क्वेश्चंस हमें ईमेल कीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।